दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो के बारे में। तो सबसे पहले हम उनके परिचय के बारे में जान लेते हैं, आखिर प्लेटो है कौन। तो इनके जीवन परिचय में बात करते हैं। तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। इनका जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में प्लेटो का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 343 ईसा पूर्व में। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय की विस्तृत चर्चा की है। तो प्लेटो ने न्याय को न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक, राजनीतिक हर एक स्तर पर विशेष रूप से परिभाषित किया है। उन्होंने एक आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उनके विचार के अनुसार न्याय किसी भी समाज या व्यक्ति की आदर्श स्थिति है। तो प्लेटो कहते हैं न्याय कोई भी समाज या व्यक्ति की आदर्श स्थिति है। उनके अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो मानते हैं न्याय एक आंतरिक वस्तु है। उनके अनुसार न्याय है अपने कार्यों को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना। तो प्लेटो ने कई प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। तो उनकी रचना है द स्टार्ट मैन, 360 बीसी में इन्होंने लिखी थी। दूसरी रचना है रिपब्लिक, ये सब उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की। तो यूनान के राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में शिक्षा का सिद्धांत दिया है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य यानी आइडल स्टेट की परिकल्पना की है। एक ऐसा राज्य जिसका नेतृत्व अर्थात शासन सुनियोजित और यथोचित प्रकार से किया जाएगा, जिसकी सुरक्षा यथोचित होगी एवं खाद्यान्न व अन्य आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन इस प्रकार से होगा कि सभी को पर्याप्त मिल सके। ऐसा आदर्श राज्य जहाँ भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। प्लेटो ने ऐसे आदर्श राज्य की परिकल्पना में न्याय, दार्शनिक, राजा, शिक्षा और साम्यवादी की अवधारणाएं प्रमुख हैं। ये चारों अवधारणाएं प्लेटो के राज्य को आदर्श बनाती हैं। आदर्श राज्य की परिकल्पना में न्याय सबसे प्रमुख तत्व है, जिसकी स्थापना के लिए प्लेटो द्वारा शिक्षा, दार्शनिक, राजा, साम्यवादी की अवधारणा दी गई है। दोस्तों अगर इसे साधारण भाषा में समझे तो इसका अर्थ ये होगा, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की, तो उसके बारे में उन्होंने आदर्श राज्य के बारे में अपनी प्रमुख पुस्तक द रिपब्लिक में विस्तार से आदर्श राज्य के बारे में बताया है। अब आदर्श राज्य तभी स्थापित हो सकेगा जब सभी व्यक्ति को समान न्याय मिले, सभी न्याय का पालन करें। अब प्लेटो के अनुसार न्याय का पालन कैसे होगा? तो प्लेटो के अनुसार न्याय का पालन तब होगा जब सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करें और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। तो अब प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना तो की, उन्होंने न्याय के बारे में अच्छे से बता दिया। अब न्याय के पालन करने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना भी जरूरी है, तो उसके लिए उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत भी दिया। यह शिक्षा का सिद्धांत सभी तत्वों जैसे कि प्लेटो का दार्शनिक, राजा, साम्यवाद, न्याय सभी को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक ऐसी शिक्षा है जो कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास में मदद करती है। उन्होंने शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में रखने की सुझाव दिया है। तो प्लेटो कहते हैं शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास होता है और प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। प्लेटो का उद्देश्य था शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करना। प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया समझता है जिसके द्वारा समाज के घटक समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं। तो प्लेटो का स्पष्ट मत है कि राज्यों के पतन और दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है? उनके शासकों का अयोग्य और अज्ञानी होना। और जब तक शासक विवेकशील नहीं होंगे तब तक राज्य की बुराइयों से मुक्त नहीं हो पाएगा। प्लेटो ने शिक्षा को सभी लोगों के लिए माना है। प्लेटो कहते हैं कि नागरिक सुशिक्षित होंगे तो वे अपनी समस्या का हल भी स्वयं कर सकेंगे। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। तो अपने सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में प्लेटो स्पष्ट घोषणा करता है कि अज्ञानता ही सारी बुराइयों का जड़ है। तो प्लेटो ने अज्ञानता को सारी बुराइयों की जड़ माना है। सुकरात की तरह प्लेटो सद्गुणों के विकास को महत्व देता है, जो कि शिक्षा के द्वारा ही पाया जा सकता है। प्लेटो बुद्धिमत्ता को सद्गुण मानता है। तो किसको? बुद्धिमत्ता को।
हर शिशु में विवेक निष्क्रिय रूप से विद्यमान रहता है। शिक्षा का कार्य होता है कि इस विवेक को सक्रिय बनाना। प्लेटो कहता है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना तब हो पाएंगी जब वहां के व्यक्ति विवेकशील हो, और विवेक हर एक व्यक्ति में यानी हर शिशु में बचपन से ही होता है। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो विवेक को सक्रिय रूप से उजागर करती है। तो इन सब कारण के कारण प्लेटो शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। तो प्लेटो की शिक्षण विधि कैसी है? उनकी शिक्षण विधि है, प्लेटो के गुरु सुकरात संवाद डायलॉग द्वारा शिक्षा देते थे। तो प्लेटो से पहले ग्रीक सिटी में दो प्रमुख राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। तो एथेंस की शिक्षा विधि और स्पार्टा की शिक्षा विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथेंस की शिक्षा प्रणाली। तो एथेंस की शिक्षा प्रणाली पर शिक्षा का नियंत्रण किसका होता था? परिवार का। एथेंस में प्राथमिक शिक्षा 6 से लेकर 14 वर्ष तक दी जाती थी। बच्चों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना था, जिसमें संगीत, साहित्य, शारीरिक शिक्षा, लेखन, गणित, कला की शिक्षा दी जाती थी। दूसरी है माध्यम शिक्षा, जो कि 14 वर्ष से लेकर 18 साल तक के बच्चों को दी जाती थी। तीसरी शिक्षा है अनिवार्य शिक्षा, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण शामिल होगा, और यह 2 वर्ष की होती थी, 18 से लेकर 20 वर्ष तक। एथेंस की शिक्षा प्रणाली में राज्य की पिटी कोई भी दायित्व को पूरा नहीं कर रही थी। अब हम बात करते हैं स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली, तो शिक्षा पर राज्य का प्रमुख नियंत्रण था। एथेंस में परिवार का प्रमुख नियंत्रण था शिक्षा पर, जबकि स्पार्टा में शिक्षा का राज्य पर नियंत्रण होगा। परिवार का हस्तक्षेप नहीं होगा, सीमित यानी सिलेबस कम होगा, सभी के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य की सुरक्षा करना, यानी स्पार्टा की मुख्य शिक्षा का उद्देश्य था कि राज्य की सुरक्षा करना। शिक्षा की प्रगति राज्य की आवश्यकता के अनुसार स्थिर होगी। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली कैसी है, उन्होंने शिक्षा को लेकर क्या विचार दिए हैं। तो प्लेटो ने दोनों यानी एथेंस और स्पार्टा को मिलाकर शिक्षा को लेकर एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। यानी प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा में जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसमें से अच्छे अच्छे गुणों को अपने मॉडल यानी अपनी शिक्षा प्रणाली में शामिल कर लिया। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए? तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है, जो हमेशा चलती रहती है। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, जो कि स्पार्टा की शिक्षा का प्रमुख गुण था। शिक्षा का उद्देश्य था राज्य द्वारा व्यक्ति के विकास की मांग को पूरा करना। यानी प्लेटो कहते थे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि राज्य के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को लेकर कहा है जब मनुष्य का जन्म होता है तब से लेकर 20 वर्ष तक की शिक्षा को उन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहा है। तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की शिक्षा में म्यूजिक, डांस, स्टोरी एक्सेट्रा शामिल है। 6 से लेकर 12 वर्ष तक की शिक्षा नैतिकता और आध्यात्मिकता की शिक्षा है। 12 से लेकर 18 वर्ष तक की शिक्षा जो शारीरिक शिक्षा और खेल कूद पर ज्यादा ध्यान देती है। तीसरी 18 से लेकर 20 वर्ष तक यानी 2 वर्ष तक सैन्य प्रशिक्षण शामिल है। प्लेटो की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सभी को अच्छा नागरिक बनाना। यानी अब विद्यार्थी 20 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण कर लेता है, अब 30 वर्ष तक की आयु में क्या करना चाहिए? 20 से लेकर 30 वर्ष तक की आयु के लिए शिक्षा प्लेटो ने इस वर्ष के विद्यार्थी के लिए 4 विषय यानी अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष शास्त्र पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा है। प्लेटो कहते हैं जिस भी व्यक्ति को गणित नहीं आती उसे अकेडमी में प्रवेश करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी प्लेटो ने गणित को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। 30 वर्ष से लेकर 35 साल तक विद्यार्थी की आयु में वैज्ञानिक शिक्षा के बाद एक परीक्षा का आयोजन करने के लिए गिने चुने विद्यार्थी को 30 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु में द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी,
जिसमें न्याय, कानून और तार्किक विज्ञान शामिल होगा। वो लोग जो योग्यता के आधार पर राजा और दार्शनिक राजा बनते हैं, वे दार्शनिक राजा बुद्धि और ज्ञान के आधार पर राज्य का संचालन करते हैं। अब दार्शनिक राजा कौन बनेगा? तो इसके लिए 3 बड़ी एलिमेंटेशन परीक्षण होती हैं। तो जो इन तीनों परीक्षा में पास होगा वही 50 वर्ष की आयु में दार्शनिक शासक बनने की प्रक्रिया पूर्ण करता है। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषता क्या है। तो पहला है राज्य का नियंत्रण। प्लेटो की शिक्षा तंत्र में शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होती है, यानी शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाना और समझ के लिए उपयोगी बनाना। यानी प्लेटो कहते हैं कि उनकी शिक्षा प्रणाली राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा वे एक नागरिक को अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर राज्य एक आदर्श राज्य बनना चाहता है तो शिक्षा के माध्यम से नागरिक में उचित गुण और चरित्र विकसित किया जाता है। दूसरी विशेषता है लगातार प्रक्रिया। प्लेटो के अनुसार शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के अलग अलग चरणों में चलती है। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री। यानी शिक्षा को प्लेटो ने सभी के लिए माना है, चाहे वह स्त्री पुरुष कोई भी हो। और इसी के साथ प्लेटो ने शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना है। कि तीसरी विशेषता है शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना, जिसमें उसके शारीरिक और आध्यात्मिक विकास शामिल है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें उसका शारीरिक और आध्यात्मिक विकास शामिल होगा। उदाहरण के लिए, एक सिपाही को राज्य चलाने का काम नहीं दिया जाएगा और एक शासक को युद्ध का काम नहीं दिया जाएगा। प्लेटो की चौथी विशेषता है वर्गों का विभाजन। प्लेटो का मानना था कि समाज के वर्गों का विभाजन एक वैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। पांचवी विशेषता है राजनीति और नैतिकता का महत्व। प्लेटो ने राज्य में धर्म और नैतिकता के महत्व पर जोर दिया है। राज्य का नेता और शासक को उचित नैतिक गुणों के साथ होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श शासक नागरिक में उच्च नैतिकता, उच्च शिक्षा का स्तर, अच्छा चरित्र होना चाहिए और शासक वर्ग को तर्कसंगत होना चाहिए जो कि समाज के हित में कार्य कर सके। अब हम प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की आलोचना देख लेते हैं, यानी उसकी शिक्षा सिद्धांत में क्या कमी थी। शिक्षा केवल शासक वर्ग के लिए है। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा केवल शासक वर्ग के लिए होनी चाहिए। उनका मानना था कि समाज में केवल वे लोग शासन करने योग्य हैं जो नैतिकता में श्रेष्ठ हों। यह दृष्टिकोण समाज में असमानता को बढ़ावा देता है। यह विचार लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दी थी, जिसमें केवल वे लोग शासन करते हैं जो तर्क और दर्शन में पारंगत हो। प्लेटो की पहली आलोचना यह है कि उन्होंने शिक्षा को केवल शासक वर्ग के लिए माना है। तो प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा केवल उन्हीं शासक वर्गों के लिए होनी चाहिए जो नैतिकता में श्रेष्ठ हो, और इनका यह दृष्टिकोण समाज में असमानता फैलाता है। जैसे कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा की अवधारणा दी थी, ये उसके विपरीत है। दूसरी आलोचना क्या है प्लेटो की? पाठ्यक्रम में नए विषय शामिल नहीं है। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली को स्थिर और पारंपरिक बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने एथेंस की संस्कृति और मूल्यों पर आधारित शिक्षा का समर्थन किया। शास्त्रों को गणित, दर्शन, नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। और प्लेटो की तीसरी आलोचना है शिक्षा एक लंबी और महंगी चलने वाली प्रक्रिया है। प्लेटो के अनुसार
शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को नैतिक और मानसिक रूप से विकसित करना है जो कि एक अच्छा नागरिक बन सके और राज्य के विकास में सहयोग दे सके। आलोचना इसकी क्या है? यह दृष्टिकोण व्यवहारिक नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतने लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए संसाधन और समय नहीं हो सकता। यह केवल संपन्न वर्ग के लिए अनुकूल है जो कि आर्थिक रूप से सक्षम है। प्लेटो ने शिक्षा को आजीवन चलने वाला माना है और प्लेटो की शिक्षा 50 वर्ष की आयु तक समाप्त होती है।